नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सब कुछ बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा लेके आया हूँ, जो बहुत आम है। मतलब एक ऐसा मुद्दा जो कई बार हमारे दिमाग में सवाल के तौर पर खड़ा हो जाता है और वो ये है कि न्यूज़पेपर जो हम लोग पढ़ते हैं, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंटेंट है, जो आर्टिकल्स वगैरह है, क्या उनको हम एविडेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं? मान लीजिए कोई भी न्यूज़पेपर है, जिसमें कोई भी पर्टिकुलर आर्टिकल छपा, जिसमें बोला गया था कि फलाने व्यक्ति ने फलाने व्यक्ति की हत्या कर दी, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो क्या इस न्यूज़पेपर आर्टिकल को हम कोर्ट के सामने प्रेज़ेंट कर सकते हैं एविडेंस के तौर पर? और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल कि क्या कोर्ट उसको स्वीकार करेगा? उस पे भरोसा करेगा? उस पे रिलाय करेगा? दीज़ आर द क्वेश्चन, दीज़ आर द मुद्दास, ये जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और इसकी वजह पता है क्या बनी? जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का बहुत प्यारा जजमेंट आया, कल ही आया, और इसमें डायरेक्टली इसी पॉइंट को एड्रेस किया गया है कि अगर कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल है, जिसमें कोई कंटेंट है, जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन है, क्या उसको बेसिस बना सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को सज़ा देने का या किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी केस को डिसाइड करने का? तो दैट इज़ द सब्जेक्ट मैटर जो आज के डिस्कशन का होने वाला है। तो पहले आपको मैं केस का नाम वगैरह दिखा देता हूँ, फिर आपको डिटेल में समझाऊँगा बिल्कुल कि कैसे क्या चीज़ काम करेगी इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में। केस का नाम है दोस्तों बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का जजमेंट। इसमें क्या बोला गया है? न्यूज़पेपर स्टेटमेंट्स आर हियरसे एविडेंस एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्रूवन फैक्ट विदाउट ऑथर्स कोरोबरेशन। तो कई सारे कॉन्सेप्ट हैं कि हियरसे एविडेंस क्या होता है, कोरोबरेशन क्या होता है। तो ये सारी बातें पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। देखो आओ, जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी आप किसी न्यूज़पेपर को पढ़ते हो, तो आपको 2 तरीके का कंटेंट मिलता है बेटा न्यूज़पेपर्स में। एक तो न्यूज़पेपर के अंदर आपको कंटेंट मिलेगा जो ओपिनियंस पे आधारित होगा। ओपिनियंस पे आधारित मतलब कोई व्यक्ति अपनी राय दे रहा होगा, खासकर आप एडिटोरियल वाला पेज पढ़ोगे, तो वहाँ पे लोग अपनी राय दे रहे होते हैं कि क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए, ठीक है? और अदरवाइज़ जो मेजॉरिटी ऑफ द न्यूज़पेपर है, वहाँ पे ओपिनियंस नहीं होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं कि यहाँ पे ये घटना हो गई, वहाँ पे वो घटना हो गई, ठीक है? ऐसी सर्कमस्टेंसेस होती हैं। तो देखो जब भी हम लोग एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी न्यूज़पेपर को किसी चीज़ को साबित करने के लिए, तो वहाँ पे ये जो ओपिनियंस हैं, इनका तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है नहीं, क्योंकि ये तो किसी व्यक्ति की राय है ना, उसके सजेशंस हैं। वो कोई ऐसा तो नहीं कह रहा कि यही एब्सोल्यूट रियलिटी है या फिर ऐसा हुआ है, वो तो बता रहा है, उसको क्या लग रहा है। तो ओपिनियंस की तो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता नहीं है। पर जो आर्टिकल्स हैं, जो सिचुएशंस को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, जो फैक्ट्स दे रहे हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के घर पे चोरी कर ली, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी कर दी। ये जो बातें हैं, ये तो फैक्ट्स हैं। कम से कम न्यूज़पेपर तो उसको पेश कर रहा है फैक्ट्स के तौर पर कि जैसे कि वो सच्चाई ही हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो सवाल ये है कि ये जो पार्ट है न्यूज़पेपर का, क्या हम इसको कोर्ट के सामने लेके जाएँ एविडेंस के तौर पर? कोर्ट इसके ऊपर निर्भर करेगा? ये सवाल। देखो इस सवाल का बड़ा सीधा-सा जवाब है, नहीं, नहीं करेगा। अब आप सोचोगे कि क्यों नहीं करेगा? अब जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, कितना ऑथेंटिक है, वो कोई झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। अगर वो कोई बात लिख रहे हैं, तो उन्होंने अपने सोर्सेज़ से, अपनी मजबूती से लिखी होगी, भरोसा करके लिखी होगी, तो कोर्ट को क्या दिक्कत परेशानी है? मैं फिर भी बोलूँगा कि नहीं करेंगे, और जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट भी इसलिए कह रहा है, क्योंकि वजह ये नहीं है कि हमको इंडियन एक्सप्रेस पे भरोसा नहीं है या फिर द हिंदू पे भरोसा नहीं। वजह है कि हमारा जो एविडेंस लॉ है, हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, वो हमको ऐसा करने नहीं देते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होता है दोस्तों एविडेंस लॉ का दुनिया भर में। किसी भी देश में चले जाओगे आपको ये प्रिंसिपल दिखेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग हियरसे एविडेंस। और ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी एविडेंस जो हियरसे कैटेगरी का है, उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब ये हियरसे का मतलब क्या है? हियरसे का मतलब होता है सुनी-सुनाई बातें। कोई चीज़ है, कोई घटना है,
जो मैंने अपनी आँखों से होते हुए देखी। मैं रोड से जा रहा था, मैंने देखा एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने उसको देखा। अब मैंने ये बात आपको बताई, आपने नहीं देखी, मैंने आपको ये बात बताई। अब आप अगर कोर्ट के सामने जाओ और कोर्ट को जाके ये बताओ कि एक्सीडेंट हुआ है फलानी जगह पे, फलाने व्यक्ति ने किया है, तो कोर्ट आपकी बात पे भरोसा नहीं करता। क्योंकि आपने खुद अपनी आँखों से वो चीज़ होते हुए नहीं देखी, आपने सुनी-सुनाई बात कोर्ट को बताई है। जो मैंने आपसे कहा है, वो आपने कोर्ट को बताया। अगर मैं जाता ना कोर्ट के सामने, तो कोर्ट मेरी बात पे भरोसा कर लेता, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से वो चीज़ देखी थी। आपकी पे नहीं करेगा, ठीक है? इसलिए बोलते हैं कि अगर कोई भी एविडेंस आप कोर्ट के सामने पेश करते हो, तो वो फर्स्ट हैंड एविडेंस होना चाहिए। फर्स्ट हैंड एविडेंस होना चाहिए मतलब अगर कोई चीज़ देखने वाली है, तो वही व्यक्ति जिसने देखा है वही कोर्ट को बताए। कोई चीज़ सुनने वाली है, तो जिसने सुना है वही कोर्ट को बताए। कोई चीज़ स्मेल करने वाली है, तो वही बताए कोर्ट के सामने जिसने स्मेल की है। कोई चीज़ टच करने वाली है, तो वही बताए जिसने टच की है। मतलब जो सेंसेस जिसके यूज़ हुए हैं, जिसके पास वो फर्स्ट हैंड रिसेप्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वही कोर्ट के सामने जाएगा और उसी पे भरोसा किया जाएगा। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को बताना और फिर दूसरे व्यक्ति का स्टेटमेंट देना अलाउड नहीं है। अब इस प्रिंसिपल को लगा के देखो न्यूज़पेपर के ऊपर। अब न्यूज़पेपर में जो हम इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, जो कंटेंट पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट से संबंधित कोई खबर है, तो वो आम तौर पर नॉर्मली 99% केसेस में उस लिखने वाले व्यक्ति ने तो देखा नहीं होगा एक्सीडेंट। उसने तो हत्या होते हुए नहीं देखी होगी, उसने तो चोरी होते हुए नहीं देखी होगी। सही कह रहा हूँ ना? उसको तो कहीं से टिप मिली होगी। वो उस जगह पर पहुँचा होगा जब वो घटना हो चुकी होगी। फिर वहाँ पे जो लोग खड़े होंगे उनका उसने इंटरव्यू लिया होगा, उनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की होगी और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर अखबार में छाप दिया होगा। तो ये जो असल में स्टेटमेंट लिख रहा है अखबार में, ये बंदा कौन है? ये तो सुनी-सुनाई बातें लिख रहा है ना, ये तो सुन के आया है, उन लोगों से जिन्होंने शायद उसे देखा है, पर इसने खुद तो देखा नहीं है। तो ये जो बातें लिख रहा है न्यूज़पेपर के अंदर सारी वो क्या है? हियर से एविडेंस है, सुनी-सुनाई बातें हैं। भले ही उसने अपनी तरफ से कितना भी ज़ोर लगाया हो ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सच्चाई लिखे, पर फिर भी है तो वो सुनी-सुनाई बात। उसने खुद तो देखा नहीं है। दैट इज़ द रीज़न कि न्यूज़पेपर के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, उन पे हम भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि वो सुनी-सुनाई बातें होती हैं, पहली चीज़। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। क्या कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है? क्या कोई भी ऐसी सर्कमस्टांस नहीं है कि कोर्ट किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल पर भरोसा कर ले? उसको एविडेंस के तौर पर स्वीकार कर ले, क्या कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती है? तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बोलता है कि हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पर वो तभी होगी जब उन स्टेटमेंट्स का, उन फैक्ट्स का कोरोबोरेशन किया जाएगा। अब एक और कॉन्सेप्ट आ गया आप लोगों को समझाने के लिए, कोरोबोरेशन। कोरोबोरेशन का मतलब क्या होता है पहले आपको ये समझा देता हूँ। देखो एविडेंस लॉ के अंदर ये जो कोरोबोरेशन शब्द है इसका मतलब है अपनी स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करना। अगर कोई स्टेटमेंट दी गई है, किसी फैक्ट को प्रेज़ेंट किया गया है, मैं अगर आगे आता हूँ और उनको रीअफ़र्म करता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ, उनको दोहराता हूँ कोर्ट के सामने आके, तो इसको बोला जाएगा कि मेरी स्टेटमेंट्स का कोरोबोरेशन किया जा रहा है। सिंपल सी बात है। तो किसी भी न्यूज़पेपर आर्टिकल को एविडेंस के तौर पर यूज़ किया जा सकता है अगर उसका कोरोबोरेशन हो सके। कोरोबोरेशन कैसे होगा? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़पेपर में किसी घटना के बारे में इन्फॉर्मेशन निकली। अब वो जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, जैसा मैंने बताया अपने आप में एविडेंस नहीं है क्योंकि वो सुनी-सुनाई बातों पे निर्भर करता है। पर यही मान लीजिए, वो जो व्यक्ति होगा, जिसने वो घटना सच्चाई में होते हुए देखी होगी, जिसके पास शायद वो न्यूज़पेपर वाला रिपोर्टर गया होगा, जिस न्यूज़पेपर रिपोर्टर ने उसकी स्टेटमेंट लेके छापी होगी अखबार में, अगर हम उसी व्यक्ति को कहीं से ढूँढ के पकड़ लाएँ और वो कोर्ट के सामने आके कह दे
कि मैंने वो घटना सच में अपनी आंखों से खुद देखी है और न्यूज़पेपर के आर्टिकल में ये जो बातें छापी गई हैं, ये बिल्कुल सच है। मैंने ही ये बातें बताई थी। अब कोर्ट भरोसा कर लेगा। क्योंकि अब वो बातें केवल सुनी-सुनाई नहीं रही। अब एक ऐसा व्यक्ति कोर्ट के सामने उपस्थित है जिसके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, जिसने उस घटना को होते हुए देखा था, सुना था और वो यहाँ पे आके कह रहा है, ऑथेंटिकेट कर रहा है, कोरोबोरेट कर रहा है कि ये जो भी लिखा हुआ है आर्टिकल के अंदर दैट इज़ जेन्युइन। अब कोर्ट भरोसा कर लेगा। अब वो हियरसे एविडेंस नहीं रहा, अब वो फर्स्ट हैंड एविडेंस बन गया है। तो कहने का मतलब क्या? कि आम तौर पर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में किसी भी न्यूज़पेपर आर्टिकल पर कोर्ट भरोसा नहीं, क्योंकि वो हियरसे एविडेंस होता है, सुनी-सुनाई बातें होती है। बट अगर कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल का कोरोबोरेशन किया जा सकता है किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हो उस घटना के बारे में, उन तथ्यों के बारे में, तो फिर कोर्ट उस न्यूज़ आर्टिकल पर रिलाय कर भरोसा कर। जैसे इस केस के इंडिविजुअल फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक महिला है, वो जंगल की तरफ जाती है। जंगल में क्या है, एक बिजली का तार आंधी-तूफान की वजह से टूट के ज़मीन पे गिरा पड़ा है और वो काफ़ी टाइम से गिरा पड़ा है। कई बार उसकी कंप्लेंट की जा चुकी है गाँव वालों के द्वारा, पर फिर भी जो बिजली विभाग है, उसने कुछ किया नहीं उसके बारे में। तो एक बार महिला गाँव में जंगल में जा रही थी लकड़ियाँ इकट्ठे करने के लिए। गलती से उसका पैर उस बिजली के तार पर रख गया, जिसमें करंट दौड़ रहा था और उस महिला की वहीं मौके पे मृत्यु हो। अब महिला के जो बच्चे हैं बेचारे, उन्होंने केस फाइल किया विभाग के खिलाफ और वो कंपेंसेशन माँग रहे हैं 25 लाख रुपए का कि उनकी माँ की मृत्यु हो गई, क्योंकि लापरवाही आपकी है, कितनी बार आपको कंप्लेंट की गई। अब वो जो विभाग है, केस चल रहा है। विभाग कोर्ट के सामने एक आर्टिकल लेके आया है, न्यूज़पेपर का आर्टिकल और उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में उसी घटना के बारे में लिखा हुआ है कि एक महिला थी, वो जा रही थी, उसका नाम ये था जंगल में और उसकी मौत हो गई। पर उस न्यूज़पेपर आर्टिकल में बताया गया है कि उस महिला की मौत का कारण बिजली का गिरना था। बारिश हो रही थी तेज और बिजली उस महिला के ऊपर गिर गई, जिस वजह से वो महिला मर गई। उसमें वजह वो कोई बिजली का तार नहीं बताया था। जो आसमान से बिजली गिरती है, वो मौत का कारण बताया, लाइटनिंग बोलते हैं जिसे। तो विभाग उस पे रिलाय करता है कि देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो कोर्ट कह रहा है पहली बात, जो भी बात मैंने आपको बताई, हम न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को एविडेंस के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हियरसे एविडेंस होते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा, इन पे भरोसा तभी किया जा सकेगा जब इनका कोरोबोरेशन हो सके। पकड़ के लाओ कौन-सा बंदा है जिसने देखा अपनी आँखों से कि उस महिला की जो मौत है, वो बिजली के तार से नहीं बल्कि आसमान से गिरती हुई बिजली से हुई। कोई तो होगा जिसने देखा होगा, जिसके आधार पर ये आर्टिकल छपा होगा। उसको सपना तो आया नहीं होगा न्यूज़ रिपोर्टर को। या तो उसने खुद देखा होगा, खुद देखा है तो खुद आ जाए या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर उसने लिखा होगा ये, तो जिसने देखा है उसको पकड़ के लाओ। अगर वो कोरोबोरेट कर दे इस बात को हमारे सामने कि मैंने अपनी आँखों से देखा कि बिजली गिरी और महिला मर गई, तो देखेंगे, सोचेंगे आपके आर्टिकल पे भरोसा करने की। पर जब तक आप ऐसा नहीं करते हो, तब तक भरोसा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है? चलो इससे जुड़ा हुआ छोटा-सा सवाल कर देता हूँ आपको, तो याद रह जाएगी आपको। व्हाट इज़ द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ न्यूज़पेपर स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट? क्या वैल्यू है न्यूज़पेपर स्टेटमेंट्स की? दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड प्रूवन फैक्ट। They have no evidentiary value. They can only be considered proven facts if corroborated by the author or credible evidence. They are equivalent to confessional statements. तो सही आंसर क्या है कि देखो, अपने आप में उनकी कोई वैल्यू नहीं। उनकी वैल्यू तभी बनेगी जब उनका कोरोबरेशन होगा उनके द्वारा जिन्होंने उन चीजों को होते हुए देखा। अपने आप में न्यूज आर्टिकल की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो हियर है। ठीक है, चलिए, अगर आपको दोस्तों अभी तक सेशन अच्छा लगा है तो सबसे पहले आप सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट से। उससे क्या है, प्रोत्साहन मिलता है फ्यूचर में और ऐसे सेशन बनाए जाएँ आप सभी लोगों के लिए। बाकी छोटा-सा अनाउंसमेंट है, 1 मिनट लूँगा आप सभी लोगों का।
दोस्तों अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे स्टडी आई की जुडिशरी का जुडिशरी कॉम्बो बैच लॉन्च हो चुका है, जो 22 नवंबर को शुरू होगा दोस्तों। इस बैच का प्राइस है 29,999 मतलब 30,000 रुपए। अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करोगे, ये मेरा ही कूपन कोड है। बहुत ही अच्छा बैच है जिसके अंदर आपको सारे एसेंशियल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस हो गया, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गया, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस हो गया, वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, इंग्लिश नोट्स हैं, हिंदी नोट्स हैं, क्रक्स नोट्स हैं। उसके अलावा आपको मेंटोरशिप मिलेगी ऐसे बच्चों से जो टॉप कर चुके हैं हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम में। मतलब हर एक चीज़ का आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा। बाकी अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। बाकी इस सेशन के आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको कोर्स का लिंक बन जाएगा, जिसको क्लिक करके आप जो सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसको निकलवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर यहाँ पे मेरे को आज्ञा दीजिए, आप लोगों से फिर से मिलता हूँ किसी नए सेशन के अंदर। नमस्कार।